हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई लव कॉमर्स अगेन एंड आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स का जो हमारा पार्ट है ए है स्टैटिस्टिक्स। उसका चैप्टर 2 देखने वाले हैं क्लास 11th का। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा, तो होता क्या है डेटा और कलेक्शन कैसे करेंगे, तो ये रहा चैप्टर का नाम। ओके, व्हाट इज डेटा? डेटा के बारे में बात करेंगे। डेटा होता क्या है? टूल्स विच हेल्प इन रीचिंग साउंड कंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। ऐसे टूल्स जो हमें किसी अच्छे कंक्लूजन की तरफ लेके जाता है, हेल्प करता है कि वहां तक हम पहुंच पाए। कंक्लूजन मतलब रिजल्ट्स की तरफ लेके जाता है बाय प्रोवाइडिंग अस इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन दे के कुछ डेटा एक ऐसी चीज़ होती है, कोई टूल्स होते हैं जो हमें किसी तरह की कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं जिससे हम क्या करते हैं, पहुंच पाते हैं अपने रिजल्ट्स पे। ठीक है ना, सिंपल था। सोर्सेस ऑफ डेटा, अब सोर्सेस देख लेते हैं। डेटा कहाँ से आते हैं? डेटा के दो सोर्सेस होते हैं। दो कैटेगरी में उसे डिवाइड किया गया है। पहला सोर्स है प्राइमरी सोर्स और दूसरा सोर्स है सेकेंडरी सोर्स। ओके, सो डेटा कलेक्ट क्यों करना है हमें? व्हाट इज द नीड ऑफ कलेक्टिंग डेटा? Data are comparative numerical facts and information. Therefore, to reach a sound conclusion, statistical investigation and collection of data is first and foremost. अच्छा, ये क्या कह रहा है कि हमें डेटा कलेक्ट करना क्यों है? तो इसने आंसर दिया है कि डेटा जो है एक कंपेरेटिव न्यूमेरिकल फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन होते हैं। कंपैरेटिव मतलब जिसे हम कंपेयर कर सकें किसी दूसरे से। तो ऐसे न्यूमेरिकल फैक्ट और इंफॉर्मेशन जो कंपेरेटिव हो, और उससे हमें क्या हेल्प मिलेगी? एक रिजल्ट जानना। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में जानना तो उसकी रिजल्ट मिलेगी। तो उसके लिए स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन एंड कलेक्शन ऑफ डेटा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि किसी बच्चे के परसेंटेज आए 97% और किसी बच्चे की परसेंटेज आती है 98%। तो 97% वाले को जानना है कि 98% वाले ने क्या अच्छा किया है, कितना अच्छा एग्जाम किया। तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसका रिजल्ट देखना पड़ेगा। उसके रिजल्ट का डेटा उसे चाहिए रहेगा, उसके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है ना। तो ये था वाई डू वी कलेक्ट डेटा। आगे देखते हैं कि प्राइमरी डेटा जो हमने लिख तो दिया है, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। अब प्राइमरी सोर्स होता क्या है, प्राइमरी डेटा क्या होता है? ठीक है ना। द डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर कॉल्ड प्राइमरी डेटा। ठीक है ना। जो डेटा को हमने ओरिजिन से कलेक्ट किया है, मतलब वो जहां हुआ है वहां से कलेक्ट किया, उसे कहते हैं प्राइमरी डेटा। सपोज कहीं पे कोई एक्सीडेंट हुआ और हमने वहां जा करके उनसे, जिसका एक्सीडेंट हुआ, उनसे इंटरव्यू लिया और पूछा कि आपका एक्सीडेंट किस तरीके से कैसे हुआ, तो उसे कहते हैं प्राइमरी डेटा, या फिर उसे कहते हैं फर्स्ट हैंड डेटा। लेकिन आपने किसी न्यूज़पेपर में पढ़ के उस एक्सीडेंट का जिक्र किसी दोस्त को किया, किसी को बताया, तो उसको कहेंगे हम सेकेंडरी डेटा। ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। व्हाट इज सेकेंडरी डेटा? डेटा विच हैव बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पसेस बाय सम अदर एजेंसीज आर कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। इन डेटास को किसने कलेक्ट किया है? किसी और एजेंसीज ने, किसी और पर्पस के लिए। आप उसे किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना। इट इज द डेटा विच ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये वो डेटा होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में होता है। चलिए बात कर लेते हैं सेकेंडरी डेटा की। क्या होते हैं सेकेंडरी डेटा? सेकेंडरी डेटा सपोज मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो स्कूल का जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे हर बच्चे की हर डिटेल अवेलेबल होती है। लेकिन अगर आपके क्लास के टीचर को जानना है, आप क्लास टीचर जो है उसे जानना है आपकी कुछ डिटेल्स के बारे में, तो वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाके उस डिटेल को ले सकता है। जब अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने उस डिटेल को लिया, उसके लिए पर्पस दूसरा था। अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास वो जो डेटा था वो एज अ प्राइमरी डेटा था। लेकिन जब उसे क्लास टीचर ने लिया तो उसके लिए वो डेटा क्या हो गया? सेकेंडरी डेटा हुआ, क्योंकि अकाउंट्स डिपार्टमेंट से उसने वो डेटा बोरो किया। आगे बढ़ते हैं। ओके, हाउ डू वी कलेक्ट डेटा? अब डेटा कलेक्ट करना कैसे है, देख लिया। डेटा क्या क्या होता है, डेटा कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, डेटा को कलेक्ट क्यों करना है ये भी हमें पता लग गया। अब डेटा को कलेक्ट कैसे करना है, हाउ डू वी कलेक्ट डेटा, वो देखते हैं। वी कलेक्ट डेटा बाय आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। हम बहुत सारे लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, और वो इन्फॉर्मेशन ही हमारी डेटा बन जाती है। एंड सर्वे इज अ मेथड ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंडिविजुअल। और सर्वे एक तरीका है जिससे हम इंडिविजुअल से इंफॉर्मेशन गैदर या फिर पा
सकते हैं, ठीक है ना। द मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सर्वे टू आस्क क्वेश्चन इज क्वेश्चनेयर या इंटरव्यू शेड्यूल। जो सबसे कॉमन इंस्ट्रूमेंट यूज होता है क्वेश्चन पूछने के लिए उसे हम क्वेश्चनेयर कहते हैं या फिर इंटरव्यू शेड्यूल कहते हैं। द क्वेश्चनेयर इज ईदर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड और इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द रिसर्चर, जिसे हम एन्यूमरेटर भी कहते हैं और ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर भी कहते हैं, ठीक है ना। या तो क्वेश्चनेयर हम खुद जांचेंगे, परखेंगे और बनाएंगे, या फिर हम उसको एक अच्छे रिसर्चर या ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर को दे देंगे और वो अपने हिसाब से क्वेश्चन को फ्रेम करेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसे नॉलेज है उस फील्ड की। अगर हमें उस फील्ड की नॉलेज नहीं है तो हम उस क्वेश्चनेयर को फ्रेम नहीं कर सकते। क्वेश्चनेयर क्या होता है? क्वेश्चनेयर एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन लिखते हैं जो कि हमें इंटरव्यूअर से पूछने, जिसका हम इंटरव्यू लेने वाले हैं उससे पूछते हैं, इन्फॉर्मेंट से पूछते हैं, ठीक है ना। हाउ टू प्रिपेयर अ गुड क्वेश्चनेयर। एक अच्छा क्वेश्चनेयर कैसे प्रिपेयर होगा देखते हैं। उसको एज शॉर्ट एज पॉसिबल रखो, ठीक है ना। इजी एंड अंडरस्टैंडेबल रखो। कंफर्टेबल इन आंसरिंग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उससे कुछ ऐसी चीज़ें पूछ रहे हो जिसको आंसर देने में उसको कंफर्टेबल फील ना हो, यानी आप उसकी कोई पर्सनल लाइफ का कुछ सवाल पूछ रहे हो तो शायद वो जवाब देने में थोड़ा हिचकिचाए या फिर कंफर्टेबल फील ना करे। जनरल टू स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहिए। हमें पहले जनरली क्वेश्चन पूछने चाहिए फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन पे आने चाहिए। क्या होता है जनरल टू स्पेसिफिक क्वेश्चन? सपोज हम पहले इंटरव्यू लेते हैं तो हम पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, कौन से इलाके से हैं। फिर हम पूछते हैं वहाँ के इलाके में क्या चल रहा है, आपके डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। फिर हम आते हैं आप किसको वोट देते हैं अपने इलाके से। तो हम जनरली एक क्वेश्चन पूछा, उससे हम स्पेसिफिक क्वेश्चन में आए, ठीक है ना। जनरली हम लोगों से पूछते हैं क्या आप दूध पीते हैं, तो ये एक जनरल क्वेश्चन है। तो हम उससे अगर पूछते हैं कि आप किस ब्रांड का दूध पीते हैं, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कोशिश ये करिए क्वेश्चनेयर जनरल टू स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है ना। शुड कंटेन ऑप्शंस इन आंसर। आंसर में ऑप्शंस होने चाहिए, मतलब अगर पॉसिबल है तो उन्हें ऑप्शंस रखो। मल्टीपल चॉइस, अगर आंसर एक से ज़्यादा किसी सवाल के आंसर हो सकते हैं तो उस आंसर में मल्टीपल चॉइस आंसर्स रखने चाहिए। शुड कंटेन ऑप्शन इन आंसर, ठीक है। हमने देखिए अवॉइड यूज ऑफ डबल नेगेटिव। डबल नेगेटिव का यूज ना करें। डबल नेगेटिव क्या होता है? एग्जाम्पल देख लेते हैं। डोंट यू, वुडंट यू। इससे क्या होता है, रिजल्ट जो है हमें बायस्ड मिलता है, क्योंकि जिससे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको लगता है कि हमसे ये जो सवाल चाह रहा है वही हम उसे सवाल दें। सपोज कीजिए अगर हम उनसे पूछते हैं डोंट यू थिंक पैंडेमिक के समय में हमें बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, तो उसका ऑब्वियसली सवाल का जवाब उसका जो आएगा वो आएगा ना। लेकिन अगर हम उससे पूछते हैं कि क्या पैंडेमिक में बच्चों को स्कूल भेजा जाना चाहिए, यहाँ पे दो अलग अलग जवाब सेम सवाल के हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम दो नेगेटिव यूज़ करेंगे, डबल नेगेटिव यूज़ करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा जो आंसर है वो जो बायस्ड आएगा। बायस्ड मतलब होता है कि जिसमें इंसान रीजनेबल जवाब ना दे, जिसमें इंसान सोच समझ के और अपने इंटरेस्ट को देख के, अपने फायदे को देख के सवाल का जवाब दे, उसे कहते हैं बायस्ड, ठीक है ना। शुड नॉट कंटेन अल्टरनेटिव ऑफ आंसर। आंसर का अल्टरनेटिव मौजूद नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब किसी भी आंसर का अल्टरनेटिव मौजूद नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि इंसान क्या करेगा, जो सिंपल और जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आंसर नहीं है उसको चूज़ करेगा। आपके क्वेश्चन में आंसर का अल्टरनेटिव या आंसर का हिंट मौजूद नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ओपन एंडेड क्वेश्चन आर अलाउड फॉर मोर इंडिविजुअल रिस्पॉन्स। मतलब क्या है, अगर हम उनसे ओपन एंडेड सवाल पूछेंगे तो उसके रिस्पॉन्स ज़्यादा मिलने की उम्मीद रहती है। सपोज कीजिए हमने उससे उनसे पूछा व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट ग्लोबलाइजेशन, तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनसे मिलेगा, कि उनका कोई ना कोई रिस्पॉन्स हमें पता लगेगा। लेकिन अगर हम उनसे पूछते हैं कि शुड ग्लोबलाइजेशन बी डन, तो वो मैक्सिमम या यस या नो में आंसर टाल सकते हैं या फिर रिस्पॉन्स नहीं देने का वो भी सोच सकते हैं। तो उनके ओपिनियन पूछें या फिर ओपन एंडेड। ओपन एंडेड मतलब जिसमें विचार की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें विचार अनलिमिटेड होते हैं, लोगों के बहुत सारे ओपिनियन होते हैं, तो वहाँ पे हम ऐसे ओपन एंडेड सवालों को पूछते हैं।
आगे देखते हैं मोड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा के मोड क्या होते हैं कलेक्शन के? हमने बताया था प्राइमरी डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा होता है। प्राइमरी डेटा जो होता है उसको किस तरीके से कलेक्ट किया जा सकता है? एक तो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करके भी क्या कर सकते हैं? प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं। प्राइमरी डेटा डायरेक्टली ही कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द ओरिजिन, पर्सनली कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम अ पर्सन whom the information to be obtained। ठीक है ना? Indirect oral investigation, collected information from the person other than who is to be investigation। जब हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, जिसके साथ वो हुआ है इंसिडेंट, हम उससे जाके सवाल पूछते हैं। लेकिन जब इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हम सवाल पूछते हैं उसको जिसने वो इंसिडेंट होते देखा। ठीक है, सपोज कहीं पे रॉबरी हो गई किसी बैंक में, तो हम बैंक के मैनेजर से जब बात करते हैं तो वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होता है। लेकिन अगर हम बैंक के मैनेजर से ना बात करके बैंक के आसपास की जो शॉप्स हैं वहां से अगर पता करते हैं, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम लोकल सोर्सेस, हम जो है प्राइमरी डेटा लोकल सोर्सेज से भी पता कर सकते हैं। लोकल सोर्सेज यानी अगर हमने किसी को अपॉइंट किया है वहाँ पे कि डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो उससे भी पता कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट लोकल सोर्सेज या पर्सन्स एट डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है ना, वो उनसे पता करता है। मेलिंग मेथड क्या होता है? मेलिंग मेथड क्या होता है? मतलब मेलिंग मतलब है ईमेल या हम किसी को चिट्ठी लिखते हैं उसे भी मेलिंग। हालांकि अब जो है हम इलेक्ट्रॉनिक मेल्स का इस्तेमाल करते हैं, अब हम डाक का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, तो इसमें हम जनरली सोचते हैं कि ईमेल। क्वेश्चनेयर मेल टू द इन्फॉर्मेंट, जिसको इन्फॉर्मेशन होती है उसको क्वेश्चनेयर हम मेल कर देते हैं, सेंड कर देते हैं, और वो उसका रिस्पॉन्स दे देता है। तो इसे भी हम प्राइमरी डेटा का सोर्स कहते हैं। हम सीधे इन्फॉर्मेंट को ही देते हैं जिसके पास इन्फॉर्मेशन है डायरेक्टली। टेलीफोन इंटरव्यू, टेलीफोन इंटरव्यू भी हम उसका कर सकते हैं कॉल करके। ठीक है ना। एन्यूमरेटर्स मेथड, एन्यूमरेटर्स मेथड क्या होता है? इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट अ ट्रेन्ड पर्सन विद क्वेश्चनर। या तो हम क्वेश्चनर मेल कर देंगे, उसे मेलिंग मेथड कहते हैं, या फिर क्वेश्चनर हम पकड़ा देंगे किसी एन्यूमरेटर को और उससे कहेंगे कि आप जाइए और ये सवाल उनसे पूछ के लाइए। ये भी डायरेक्ट जो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का तरीका होता है। अब देखते हैं सेकेंडरी डेटा कैसे कलेक्ट किया जाए। सेकेंडरी डेटा या तो पब्लिश सोर्स से हमें मिलेगा या फिर किसी अनपब्लिश सोर्स से हमें मिलेगा। पब्लिश सोर्स वो होते हैं जो ऑलरेडी पब्लिश्ड होते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑफिशियल साइट्स ऑफ डिपार्टमेंट एटसेट्रा, ये सारे पब्लिश सोर्स हैं। अनपब्लिश सोर्स अदर देन दिस, अगर हमें कहीं से पता लग रहा है, पब्लिश मतलब होता है कहीं पे रिप्रेजेंट हो गया। जब कोई डेटा ऑलरेडी कहीं पे रिप्रेजेंट हो जाता है उसे पब्लिश्ड कहते हैं। जब कोई डेटा कहीं भी रिप्रेजेंट नहीं हुआ होता है उसे अनपब्लिश्ड डेटा कहते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मेरिट्स डीमेरिट्स देख लेते हैं मेथड्स के। अगर हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, उसके मेरिट डीमेरिट देख लेते हैं। क्या होते हैं उसके मेरिट डीमेरिट? मेरिट मतलब फायदे, डीमेरिट मतलब नुकसान। ठीक है ना। रिलायबल होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। मैंने बताया कि हम जाके खुद डेटा वहां से कलेक्ट करके आते हैं उसी पर्सन से जिसके साथ वो इंसिडेंट हुआ होता है। तो ये डेटा जो होता है बहुत ही रिलायबल होता है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं डेटा पे। ये इसमें रिस्पॉन्स मिलने की ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है कि हमें इस तरह के मेथड से हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ डेटा होती है, डेटा यूनिफॉर्म होता है, कोई चेंजेस नहीं आते हैं। अगर हम इससे एक के बाद एक सवाल पूछते रहेंगे तो सवालों के जवाब बहुत ही यूनिफॉर्म होंगे। ठीक है ना, एक एक कहानी दूसरी कहानी से अलग नहीं होगी। एक्यूरेसी ऑफ डेटा, डेटा बहुत एक्यूरेट होगा, उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी क्योंकि हम डायरेक्टली उससे पूछ रहे हैं जिसके जिसके साथ इंसिडेंट हुआ है। रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी। ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन इधर उधर की नहीं मिलेगी, हमें जो पूछना है उसकी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डीमेरिट क्या है? डोंट कवर वास्ट एरिया, जो ज़्यादा बड़ा एरिया है, मान लो हमें 10 लाख लोगों से कुछ सवाल पूछ रहे हैं, तो क्या हम उस तरीके से पूछ सकते हैं? नहीं, इतना बड़ा एरिया कवर नहीं कर पाएंगे। अगर करना पड़ेगा तो या तो वो वेरी एक्सपेंसिव होगा या फिर वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। और इस चीज़ के लिए जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है, इसके लिए हमें एक ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर चाहिए होता है, जो कि एक डीमेरिट है। हर कोई इस काम को नहीं कर सकता है। अब देखते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ठीक है ना।
अच्छा, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मैंने बताया था कैसे होता है, हम किसी से भी पूछ लेते हैं जो वहाँ पे मौजूद था, तो वाइड एरिया कवर हो जाता है इससे, हमें उसके पास जाने की जरूरत नहीं है जिसके साथ इंसिडेंट हुआ है, उसके आसपास के लोगों से ही पूछ सकते हैं। लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, चीप होता है, सस्ता पड़ता है हमें ये इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, सिंपल होता है और कन्वीनियंट होता है, ठीक है ना। नुकसान क्या होते हैं, रिलायबल कम होता है क्योंकि हम अदर पर्सन से पूछ रहे हैं, ठीक है ना, या तो रिलायबल होता ही नहीं है या बहुत कम रिलायबल होता है। थर्ड पार्टी में भी बाइस्ड, जो थर्ड पार्टी जो हमें नॉलेज दे रही है उस बात की, वो हो सकता है बायस्ड, वो अपने हिसाब से कहानी को बता रहा हो। विटनेस मे नॉट बी प्रॉपर, विटनेस हो सकता है प्रॉपर नहीं हो, मतलब वो वहाँ पे पूरे टाइम मौजूद ना हो, पूरे इंसिडेंट को उसने ना देखा हो। लार्ज नंबर ऑफ विटनेस रिक्वायर्ड, इसके लिए हमें ज़्यादा विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम कहानी की जो एक्चुअल ट्रुथनेस है उसको पता लगा पाए। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल करस्पॉन्डेंट, जो हमने अपॉइंट किया है वहाँ पे, उससे हम जो है इंफॉर्मेशन ले लेंगे। अब इसके कुछ मेरिट या डीमेरिट होते हैं। मेरिट देख लेते हैं। चीप एंड इकोनॉमिकल होता है, मतलब बहुत सस्ता पड़ता है हमें। लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, हमारा टाइम भी कंज्यूम नहीं होता है। कवर लार्ज एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के लिए लार्ज एरिया कवर हो जाता है। कन्वीनियंट होता है क्योंकि हमें नहीं जाना पड़ता है वहाँ पे। गुड फॉर पर्पस वेयर एस्टिमेट डेटा इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना, जहाँ पे हमें एस्टिमेट डेटा चाहिए होता है, रफली डेटा चाहिए होता है कि लमसम कितना होगा ये बता दो। हम जब ऐसी बातें करते हैं तो उस पर्पस के लिए ये जो लोकल करस्पॉन्डेंट वाला मेथड है ये बहुत सूट करता है, बहुत ही सही रहता है। डीमेरिट क्या है, लेस रिलायबल डेटा, इसका जो डेटा होता है वो रिलायबल कम होता है क्योंकि लोकल करस्पॉन्डेंट से पता लगा है। हाई एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, द मेथड फेल्स, अगर हमें हाई एक्यूरेसी वाला डेटा चाहिए तो ये मेथड काम नहीं आता। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन डेटा, डेटा की यूनिफॉर्मिटी में हमें दिक्कत दिखती है, हमें दिखता है कि डेटा यूनिफॉर्म नहीं है। करस्पॉन्डेंट मस्ट बी ट्रेंड, और जो करस्पॉन्डेंट हमने भेजा है वो ट्रेंड होना चाहिए, ट्रेंड नहीं होगा तो डेटा में गड़बड़ हो सकती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन थ्रू मेल, अगर हम मेल के थ्रू क्वेश्चन भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो उसके मेरिट और डिमेरिट। चीपेस्ट मेथड होता है, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता किसी को ईमेल करने में। अल्ट्रा वाइड एरिया कवर होता है, मतलब मैक्सिमम एरिया अगर कुछ होगा तो वो भी कवर हो जाएगा। डेटा यूनिफॉर्म होता है क्योंकि क्वेश्चन बहुत सोच समझ के प्रिपेयर किया जाता है, तो हर किसी से सेम आंसर के जवाब मिलने की उम्मीद होती है। पर्सन मस्ट बी एजुकेटेड, डीमेरिट इसके जो नुकसान है, जिसको मेल कर रहे हैं वो एजुकेटेड होना चाहिए वरना हमें हमारी मेल का रिस्पॉन्स नहीं आएगा। मे नॉट रिस्पॉन्ड, हो सकता है कई लोग पढ़े लिखे लोग भी उस मेल को इग्नोर कर दें और अपना आंसर ना देना चाहें, ठीक है ना। टाइम टू थिंक एंड मे बी बाइस्ड, इसमें क्या होता है, जो इन्फॉर्मेंट होता है उसको एक टाइम मिल जाता है देखने के लिए, समझने के लिए उसको, और वो अपने हिसाब से हो सकता है उस क्वेश्चनेयर का आंसर करे, ठीक है। अब है एन्यूमरेटर मेथड, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स देख लेते हैं। एन्यूमरेटर मेथड क्या होता है, मैंने बताया था कि एक हम इन्वेस्टिगेटर बनाते हैं जिसको जो एन्यूमरेटर होता है उसको भेजते हैं ट्रेन करके, उसको क्वेश्चनेयर पकड़ाते हैं और वो जाता है इन्वेस्टिगेट करने। अनएजुकेटेड पर्सन कैन ऑल्सो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, अगर हम क्वेश्चनेयर अनएजुकेटेड पर्सन को भेजेंगे देंगे तो वो क्या रिस्पॉन्ड कर पाएगा, नहीं। लेकिन अगर हम एन्यूमरेटर को भेजेंगे वो उसको क्वेश्चन समझाएगा, उसका आंसर अनएजुकेटेड पर्सन से भी हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है इससे। कवर करता है वाइड एरिया, अनअफेक्टेड बाय द पर्सनल बाइस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, क्योंकि वो अपनी तरफ से कोई सवाल नहीं पूछता है, जितने क्वेश्चनेयर में सवाल होते हैं वही पूछता है, उनके जवाब नोट करके ले आता है। चांसेस ऑफ नॉन रिस्पॉन्स डिक्रीजेस, इससे क्या होता है, जो रिस्पॉन्स ना देने के चांस है वो कम हो जाते हैं क्योंकि एन्यूमरेटर उनके सामने होता है, तो उसको इग्नोर कर पाना थोड़ा लोगों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन एक मेल को इग्नोर करना उनके लिए आसान रहेगा। कॉस्टली पड़ता है, ये इसके डीमेरिट है, क्योंकि हम किसी को अपॉइंट कर रहे हैं, टाइम कंज्यूमिंग रहता है, उसको टाइम लगेगा जाके और डिटेल लाने में। ट्रेंड एन्यूमरेटर रिक्वायर्ड होता है, अनट्रेंड एन्यूमरेटर सही से काम नहीं कर सकता। ओनली यूज्ड बाय बिग ऑर्गेनाइजेशन, इस मेथड को सिर्फ जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वही यूज़ कर पाती हैं क्योंकि बाकी लोगों के लिए वो इकोनॉमिकल नहीं होता है। पर्सनल बाइस ऑफ एन्यूमरेटर कैन लीड टू रॉन्ग कंक्लूजन, अगर किसी एन्यूमरेटर ने सवाल को गलत तरीके से पूछ दिया, अपनी तरीके से पूछ दिया, तो हो सकता है क्या होगा, जो है क्वेश्चन का जो आंसर है वो मिसलीडिंग भी हमें प्रोवाइड करा सकता है। सूटेबल ओनली व्हेन नंबर ऑफ क्वेश्चन आर फिक्स्ड, सूटेबल ये मेथड तभी है
जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछने हैं वो फिक्स्ड हैं, उससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं पूछे जाने। अब देख लेते हैं, हमने सर्वे देखा, सर्वे क्या होता है, मेथड ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स, उसे कहते हैं सर्वे। तो पायलट सर्वे क्या होता है? पायलट सर्वे मोस्टली आपको एक जो टर्मिनोलॉजी है ये हो सकता है आपके बुक्स में आपको देखने को ना मिले, ठीक है, या फिर आपने कहीं से अगर पढ़ा है वहाँ पे आपको ना पढ़ाया गया हो, तो मैं बता देता हूँ। पायलट सर्वे होता है प्री टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चनियर। हम जब क्वेश्चनियर की प्री टेस्टिंग करते हैं कहीं पे जाके पूछ के, उसे कहते हैं पायलट सर्वे, ताकि हमें उसका ड्रॉबैक या शॉर्टकमिंग उस क्वेश्चनियर का पता लग जाए। तो प्री टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चनियर विद स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू नो शॉर्टकमिंग ऑफ द क्वेश्चनियर या ड्रॉबैक ऑफ द क्वेश्चनियर, उसे कहते हैं पायलट सर्वे, ठीक है, टेस्टिंग सर्वे। चलिए आगे देखते हैं सर्वे के बारे में। अभी हम बात कर रहे थे सर्वे क्या होता है। सर्वे मेथड ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड सर्वे, ठीक है ना। दो तरह के सर्वे आपको देखने को मिलेंगे, एक होता है सेंसस सर्वे, एक होता है सैंपल सर्वे, ठीक है। सेंसस सर्वे क्या होता है? सेंसस मतलब हर एलिमेंट, किसी भी चीज का हम हर एलिमेंट को जब टेस्ट करते हैं उसे कहते हैं सेंसस। अ सर्वे विच इंक्लूड एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, उसे कहते हैं सेंसस सर्वे। पॉपुलेशन क्या होता है? लेकिन पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन या यूनिवर्स, कभी कभी हम पॉपुलेशन की जगह यूनिवर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में ही ऐसा होता है। पॉपुलेशन और यूनिवर्स इन स्टैटिस्टिक्स मीन्स टोटलिटी ऑफ द आइटम्स अंडर स्टडी। जो हम स्टडी कर रहे हैं जिन आइटम की, उन सब आइटम को अगर हम इकट्ठा देखें तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इफ इसके बारे में और भी डिटेल में मैंने नीचे एक डायग्राम बनाया, वहां पे आपको समझ आएगा। आगे देखते हैं अभी। इफ एनी एजेंसी इज इंटरेस्टेड अबाउट स्टडिंग द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, दे हैव टू कंडक्ट सेंसस सर्वे। तो उनको कौन सा सर्वे कंडक्ट करना पड़ेगा? सेंसस सर्वे, क्योंकि उन्हें क्या जानना है? पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑल ओवर इंडिया, वेदर रूरल और अर्बन एरियाज। उन्हें सेंसस सर्वे जो करना पड़ेगा पूरे इंडिया में, चाहे वो रूरल एरियाज हो चाहे अर्बन एरियाज हो, उन्हें दोनों जगह पे वो क्या करना पड़ेगा? अपना इन्वेस्टिगेशन करवाना पड़ेगा, सर्वे करवाना पड़ेगा, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। इट इज कैरिड आउट एवरी 10 ईयर, ठीक है ना, विच इंक्लूड डेमोग्राफिक डेटा ऑन बर्थ, डेथ रेट, लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। इन सब चीज़ों की नॉलेज हमें सेंसस डेटा प्रोवाइड करवा देता है। एंड पब्लिश बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। और उसे कौन पब्लिश करता है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया पब्लिश करता है अपने जर्नल में, ठीक है ना। आगे समझते हैं सैंपल सर्वे। सैंपल मतलब होता है किसी भी पॉपुलेशन, किसी भी ओवरऑल आप डेटा में से कुछ सैंपल उठा के, कुछ ग्रुप ऑफ डेटा उठा के उनको टेस्ट करते हैं, तो उसका सर्वे करते हैं, उसे कहते हैं सैंपल सर्वे। समटाइम टू रीच टू अ कंक्लूजन इट इज नॉट पॉसिबल टू सर्वे द एंटायर पॉपुलेशन। कभी कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम पूरे पॉपुलेशन को सर्वे करें किसी कंक्लूजन में पहुंचने के लिए। देन द रिसर्चर डिसाइड टू सेलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। तो रिसर्चर क्या करता है? एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल उठाता है। अब रिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्या होता है? सैंपल रेफर टू अ ग्रुप और सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच द इंफॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन। अच्छा, यहाँ पे सैंपल के बारे में बताएं। सैंपल, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल भी समझ लिए। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल रेफर टू ग्रुप और सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच द इंफॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन। मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है वो उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अगर हम क्लास 11th के बच्चों के मार्क्स को स्टडी करना चाह रहे हैं इकोनॉमिक्स में, तो हमें क्लास 11th के बच्चे जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उन्हीं का सैंपल उठाना पड़ेगा। उन्हीं में से 10-15 बच्चों को हम लेके आएंगे, उनके मार्क्स के डेटा लेके आएंगे, और तब हम जानेंगे कि बच्चे 11th के इकोनॉमिक्स में कैसे कर रहे हैं, कितना अच्छा कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं सैंपल, जो हमने 10, 12, 11 उसी में से उठाए। अगर हम 10th क्लास के बच्चों का डेटा उठा लेंगे तो वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं रहेगा। वो सैंपल तो है लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं, वो पॉपुलेशन में से नहीं है जिसका हमें कंक्लूजन निकालना है, ठीक है ना। अ गुड रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। अब रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के बारे में कह रहा है, अ गुड रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इज कैपेबल टू प्रोवाइड रीजनेबली एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन एट अ मच लोअर कॉस्ट एंड शॉर्टर टाइम। जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होता है वो हमें पॉपुलेशन का
एक रिप्रेजेंटेशन देता है एट अ मच लोअर कॉस्ट एंड अ शॉर्टर टाइम। ठीक है ना। अब ये डायग्राम देख लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास ये जो बिगर बॉक्स है ना, रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये आपका यूनिवर्स है, इसमें सब है, पूरी पॉपुलेशन है इंडिया की, या फिर पूरी पॉपुलेशन है, पूरे 11th क्लास है पूरा जो बिगर बॉक्स है, सपोज कीजिए, इसे हम यूनिवर्स कहेंगे या पॉपुलेशन कहेंगे। इसमें से आपने इतना हिस्सा निकाल के टेस्ट करने के लिए निकाल लिया, सपोज आपने ये हिस्सा निकाल लिया, ठीक है, तो इसे कहते हैं हम सैंपल। तो ये जो सैंपल है ये इस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि हाउ टू पिक अ गुड रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, एक गुड रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को कैसे पिक करें। चलो देखते हैं। मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के मेथड्स और टेक्निक्स होती हैं। कौन सी सैम्पलिंग? सैंपल सर्वे में ही सैम्पलिंग यूज होती है, सैंपल्स यूज होते हैं, इसीलिए हम टेक्निक्स जो हैं वो सैम्पलिंग के लिए यूज करेंगे। सेंसस सर्वे के लिए क्या कोई मेथड या टेक्निक की जरूरत नहीं है? नहीं, क्योंकि उसमें तो हर किसी को ही हमें जानना है, हर किसी का डेटा लेना है। हमें अगर किसी टेक्निक की जरूरत है वो सैंपल सर्वे में जरूरत होती है। ठीक है ना। अब देख लेते हैं मेथड एंड टेक्निक। पहले सिर्फ मेथड समझ लेते हैं। दो तरह के मेथड्स होते हैं, एक होते हैं रैंडम सैम्पलिंग मेथड और दूसरा होता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स। ठीक है, दो होते हैं, एक रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स और नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स। रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स में पहला आता है सिंपल और अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है ना। क्या होता है इसे समझ लेते हैं। सैंपल अब पिक करने हैं, किस तरीके से हम सैंपल को पिक करेंगे? पहले तो रैंडमली पिक करते हैं। रैंडम में भी बहुत तरह होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। पहला देख लेते हैं, एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। अब हम क्या करते हैं, ये सैंपल मेथड को जब हम चूज करते हैं तो हम जितना पॉपुलेशन होता है उसमें से किसी को भी उठा लेते हैं, रैंडमली किसी को भी उठाने लग जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हर आइटम होता है पॉपुलेशन का, ठीक है, उसके इक्वल चांस होते हैं सेलेक्टेड होने के। ठीक है ना। उसमें से किसी को ज़्यादा चांस है, जिसको किसी को कम चांस नहीं मिलता। जैसे कि एग्जांपल ले लो, लॉटरी या डाइस। लॉटरी में भी सपोज हमने बहुत सारे नामों के पर्चे बना दिए। अब क्या है कि जिन नामों के पर्चे बनाए हैं उनमें से किसी का भी नाम आ सकता है, सबके चांस इक्वल है, तो ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड चलता है। ठीक है ना। डाइस क्या होता है? लूडो में आप डाइस खेलते हो, 1 से 6 तक नंबर होते हैं जिसमें डॉट्स होते हैं। तो उस डाइस को जब आप रोल करते हो तो उसमें 1 से 6 आने तक सारे नंबर के चांस इक्वल होते हैं। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी सबकी इक्वल रहती है, 1/6 ही रहती है। देयर इज नो रूम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है, किसी भी डेटा के साथ, किसी भी आइटम के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है रैंडम सैम्पलिंग में। ठीक है ना। इसके मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। मेरिट देख लेते हैं। नो पर्सनल बायस। इसमें क्या होता है, हम जब डेटा सेलेक्ट करते हैं, रैंडमली उठाते हैं, तो पर्सनल बायस नहीं होता। जो उठा रहा है वो अपनी चॉइस से नहीं उठा सकता, उसको तो उठाना ही पड़ेगा, किसी का भी नाम आ सकता है। ठीक है ना। बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होता है, ये अच्छी बात है। इंक्रीजिंगली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जैसे जैसे हम सैंपल बढ़ाते जाएंगे, बड़ा करते जाएंगे, मतलब सपोज हमने पॉपुलेशन का 1/3 हिस्सा लिया, 2/3 लेंगे और सैंपल, और ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा। जितना बड़ा सैंपल लेते जाएंगे उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना। एक्यूरेसी कैन बी असेस्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सैम्पलिंग एरर। अगर हमें सैम्पलिंग एरर की नॉलेज होता है, सैम्पलिंग एरर क्या होता है? सैंपल लेते समय भी कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो अगर हमें वो गलतियों का टोटल पता है, कितनी कितने किस लेवल की गलती हुई, कितनी वैल्यू की गलती हुई है, मैग्नीट्यूड पता है, वैल्यू पता है उसकी, तो हम उस जो हमें डेटा से इंफॉर्मेशन मिली है, कंक्लूजन मिला है, उसमें सैम्पलिंग एरर को प्लस या माइनस करके डेटा को एक्यूरेट बना सकते हैं। ठीक है ना। डीमेरिट क्या है? नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल सैंपल्स। ठीक है, अगर छोटे छोटे सैंपल हमें लेने हैं तो उसके लिए मेथड एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन ही छोटा है, सपोज कीजिए 2 ही जने हैं, तो उसमें से आप कितना बड़ा सैंपल ले लेंगे? ठीक है ना।
डिफिकल्ट टू प्रिपेयर सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम बताना बड़ा मुश्किल होता है, मतलब हम पॉपुलेशन में से कितना सैंपल लें, 1/3 लें, 2/3 लें, कितना लें, 1/4 लें, 1/6 लें, कितना लें, तो वो बताना, वो जो फ्रेम है कि इतना सैंपल होना चाहिए, कितना सैंपल, वो बताना बहुत मुश्किल होता है। ये इसका डीमेरिट है। तो मेरिट और डीमेरिट हमने देख लिए, ठीक है ना। अब देखते हैं रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? सपोज हमने बात की अभी रैंडम सैम्पलिंग की, इसमें हर किसी चीज़ के इक्वल चांस होते हैं टू बी सेलेक्टेड के। लेकिन रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, हमें चूज तो कोई भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि किसको चूज करना है, किसको चूज नहीं करना है, ठीक है ना। तो अंडर दिस the sample are selected under certain restriction, hence it is not properly random। इसलिए हम इसे properly random नहीं कहते हैं, restricted random sampling कहते हैं, ठीक है। इसमें unrestricted है, कोई restriction ही नहीं है, ठीक है। following technique method fall under the restricted random sampling। ये सारी टेक्निक क्या है, रैंडम सैम्पलिंग, restricted random sampling की कौन कौन सी? stratified random sampling पहला, दूसरा है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, तीसरा है क्लस्टर और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ये तीन सैम्पलिंग जो है ये रेस्ट्रिक्टेड के अंदर आती है। रैंडम जो अनरेस्ट्रिक्टेड है वो तो खुद में ही एक है। याद रखें, रैंडम के अंदर दो पहले कैटेगरीज डिवाइड करी गई हैं, सिंपल और अनरेस्ट्रिक्टेड, ठीक है ना। और फिर रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। रेस्ट्रिक्टेड के अंदर भी तीन तरह के सैम्पलिंग मेथड है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम, सिस्टमैटिक रैंडम, ठीक है, क्लस्टर और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। अब देख लेते हैं कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है। यूनिवर्स ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू स्ट्राटा। इसमें हम क्या करते हैं, जो पूरा यूनिवर्स है या पॉपुलेशन है उसको स्ट्रेटा में डिवाइड करते हैं। स्ट्रेटा मतलब ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप्स, मीन्स डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। एग्जाम्पल लेते हैं, बिफोर सेलेक्टिंग टू क्लास मॉनिटर, होल क्लास इज डिवाइडेड इनटू टू स्ट्रेटा, बॉय एंड गर्ल्स। उसके बाद बॉय में से एक मॉनिटर बनाते हैं और गर्ल में से एक मॉनिटर बनाते हैं। तो इसे कहते हैं, पहले पूरे पॉपुलेशन को हमने डिवाइड कर लिया, उसमें से एक एक उठाया और दूसरे स्ट्रेटा में से एक उठाया। इसे कहते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। इसके कुछ मेरिट होते हैं, कुछ डीमेरिट होते हैं। मेरिट क्या होते हैं? सैंपल इज मोर रिप्रेजेंटेटिव। सैंपल होता है जो वो बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होता है ऑफ द पॉपुलेशन। ईजी टू ऑर्गेनाइज एंड एडमिनिस्टर ड्यू टू स्ट्रेटा। ऑर्गेनाइज और एडमिनिस्टर करना बहुत आसान हो जाता है डेटा को, मतलब डेटा ऑर्गेनाइज अच्छे से हो जाता है और डेटा को अच्छे से गैदर भी किया जा सकता है, ठीक है ना। ग्रेटर एक्यूरेसी इसमें हमें मिलती है। डीमेरिट क्या होते हैं? नॉट पॉसिबल इफ इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेटा इज अनअवेलेबल। अगर हमारे पास स्ट्रेटा यानी ग्रुप की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं कि बॉय कौन है, गर्ल कौन है, तो हम डेटा को जो है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। स्ट्रैटिफिकेशन मस्ट बी प्रॉपर फॉर साउंड कंक्लूजन। एक अच्छे कंक्लूजन या अच्छे रिजल्ट पाने के लिए स्ट्रैटिफिकेशन अच्छे से होना चाहिए। बॉय गर्ल का स्ट्रैटिफिकेशन बहुत आसान है, लेकिन अदर स्ट्रैटिफिकेशन जो होते हैं, सपोज हमें एज वाइज स्ट्रैटिफिकेशन करना है या फिर हमें किसी को रीजन वाइज सैम्पलिंग, रीजन वाइज स्ट्रैटिफिकेशन करना है, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, also known as quasi random sampling. Under this method whole population is arranged in a systematic manner, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे पॉपुलेशन को क्या करते हैं, एक सिस्टम में अरेंज कर देते हैं हम इसमें, तो उसे कहते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टम में, कौन सा सिस्टम में? सपोज हमने पूरे पॉपुलेशन को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दिया, उसके बाद हमने सैंपल निकाले ज्योग्राफिकली या न्यूमेरिकली, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमने न्यूमेरिकली किसी को हमने अरेंज कर दिया, अब हमने कहा कि हर तीसरे बंदे को एज अ सैंपल ले लो या हर फोर्थ बंदे को एज अ सैंपल ले लो, ठीक है। एंड देन एवरी nth आइटम इज चूजन फॉर द सैंपल। तो हर nth आइटम, nth मतलब इट कुड बी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एनी नंबर, ठीक है, उसको हम एज अ सैंपल ले लेते हैं, ठीक है। इसे काजी रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। काजी मतलब हाफ रैंडम, ठीक। मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या क्या होते हैं इसके? मेरिट्स होते हैं सिंपल मेथड एंड जनरली रिजल्ट आर सेटिस्फैक्ट्री। ये मेथड बहुत सिंपल है और इसके रिजल्ट जो होते हैं जनरली सेटिस्फैक्ट्री होते हैं, हमें एकदम
अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। रीचेकिंग कैन बी डन क्विकली, रीचेकिंग जो इसकी है वो क्विकली हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हमने सिस्टमेटिकली डेटा को अरेंज किया हुआ है। सेव्स टाइम एंड एफर्ट और टाइम बचाता है। डीमेरिट देख लेते हैं। पॉसिबल ओनली इफ कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम आर अवेलेबल, अगर आपके पास पूरे पॉपुलेशन का कंप्लीट आइटम का प्रॉपर नॉलेज है तभी तो आप उसको अरेंज कर पाओगे। किसी का नाम ही नहीं पता तो उसे अल्फ़ाबेटिकली कैसे अरेंज करोगे, ठीक है ना। तो पॉसिबल तभी है जब कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम आर अवेलेबल विद ऑल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिजिबल यानी काम तभी करता है, वर्क्स ओनली इफ आइटम आर सिस्टमेटिकली अरेंज, अगर आइटम को ढंग से सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं किया है तो ये जो मेथड है ये काम नहीं कर पाता। चांसेस ऑफ बाइस आर देयर, इसमें बाइस का चांस होता है कि क्या पता जो इन्वेस्टिगेटर है वो अल्फ़ाबेटिकली इस तरीके से चूज कर, ऐसा अल्फ़ाबेट चूज कर ले कि वहाँ पे जो चाहता है वो अल्फ़ाबेट चूज कर सकता है, ठीक है ना। क्लस्टर और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या होता है? इट इन्वॉल्व डिवाइडिंग ऑफ लार्ज पॉपुलेशन इनटू ग्रुप कॉल्ड क्लस्टर। इसमें क्या होता है, हम लार्ज ग्रुप को क्लस्टर में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो एंड ड्राइंग अ सैंपल ऑफ क्लस्टर टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, और क्लस्टर में से कुछ सैंपल हम उठा लेते हैं जो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इट इज कैरिड आउट इन मल्टीपल स्टेजेस, से 2, 3 और 4 स्टेज, और इसको हम मल्टीपल स्टेज में कैरी करते हैं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। इसको देख लेते हैं पूरा क्या है। पहले स्टेज में क्या होता है, यूनिवर्स इज डिवाइडेड इनटू मेनी क्लस्टर फ्रॉम विच अगेन सर्टेन क्लस्टर आर सेलेक्टेड। पहले हम पूरे यूनिवर्स को, पूरे पॉपुलेशन को डिफरेंट क्लस्टर में डिवाइड करते हैं और उन क्लस्टर में से कुछ सैंपल उठा लेते हैं। फिर जो सैंपल उठाते हैं उनको भी हम अलग क्लस्टर बनाते हैं, ठीक है ना। तो उसे सेकंड स्टेज में लेके आते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज का हमने सैंपल उठाया वो सेकंड स्टेज के लिए एज अ पॉपुलेशन हो जाता है। सेकंड स्टेज में ये वाले पॉपुलेशन से हम क्या करते हैं, छोटे छोटे और क्लस्टर बनाते हैं और उसको फिर आगे ले आते हैं थर्ड स्टेज के लिए। थर्ड स्टेज में भी सेम करते हैं और ऐसा तब तक करते रहते हैं जब तक हमारे पास एक रीजनेबल सैंपल मौजूद नहीं होता। एंड द प्रोसेस ऑफ डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ क्लस्टर एंड सिलेक्शन ऑफ मल्टी स्टेज सैंपल is carried out until the sample size is reduced to a reasonable extent, जब तक वो एक reasonable extent तक reduce ना हो जाए। ऐसा कब करते हैं, सपोज कीजिए हमने पूरी क्लास का पूरी क्लास को फुटबॉल, क्लास में से फुटबॉल टीम निकालनी है तो हम क्या करते हैं, पहले पूरी क्लास का एक मेडिकल टेस्ट करवाते हैं कि ऑल आर फिट। तो मेडिकल टेस्ट में जो सही निकलते हैं उनको उठा के ले जाते हैं, वो पहला स्टेज क्लियर कर गए, ठीक है। सेकंड स्टेज में क्या होता है, हम उन मेडिकल टेस्टेड लोगों को फुटबॉल के रूल्स पूछते हैं, वहाँ से जिनको रूल्स पता होते हैं उन्हें करेक्ट लेते हैं और जिनको नहीं पता होता है उनको अलग कर देते हैं। जिनको रूल पता है उन्हें थर्ड स्टेज में लिया। थर्ड स्टेज में जाके हमने उनसे क्या कराया, फुटबॉल का एक उनका चेक किया, उनसे फुटबॉल की स्किल्स चेक करी उनकी। तो ऐसे करते करते हम तब तक एक टीम बनाते हैं जब तक हमारे पास प्रॉपर लोग नहीं हो जाते हैं, तब तक उन्हें रिड्यूस करते रहते हैं। तो ये था मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। इसके मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये मल्टी स्टेज क्यों है, आपको इसका आंसर इस चीज़ में मिल जाएगा। मेरिट्स क्या है, मेरिट्स है वेरी यूजफुल या हेल्पफुल इन लार्ज स्केल सर्वे, उसको बहुत छोटा कर देता है उस लार्ज स्केल को, ठीक है ना। जो बहुत सारे पॉपुलेशन, जब साइज बहुत बड़ा होता है तो उसको बहुत छोटा कर देता है ये। रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन विद रीजनेबल एक्यूरेसी, जो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन है वो रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ होता है, ठीक है ना। सेव्स टाइम एंड मनी। डीमेरिट क्या है, डिवीजन एंड सब डिवीजन इज अ क्वाइट डिफिकल्ट टास्क, ऑब्वियसली इट इज अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है ना, क्योंकि जजमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। द इन्वेस्टिगेटर नीड डिटेल्ड नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स फॉर द डिवीजन एंड सिलेक्शन। जो यूनिवर्स का डिवीजन और सब डिवीजन है, सिलेक्शन है, उसके लिए इन्वेस्टिगेटर को प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की, ठीक है ना। चले, ये तो था, हमने रैंडम सैम्पलिंग पूरा देख लिया। रैंडम में दो पढ़े हमने, रेस्ट्रिक्टेड और अनरेस्ट्रिक्टेड। अनरेस्ट्रिक्टेड सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी। रेस्ट्रिक्टेड के अंदर फिर से तीन और कैटेगरीज या तीन और मेथड्स आए, जिसमें से पहला था हमारा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, दूसरा था हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और तीसरा था हमारा क्लस्टर या मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। आगे देखते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग। And thus all the item in the universe do not have equal chance of being selected. इसमें सब आइटम के इक्वल चांस नहीं होते।
थे तो उनमें भी नहीं जो रेस्ट्रिक्टेड, बट रेस्ट्रिक्टेड में आधे के तो थे। मान लो अगर हमने थोड़े सैंपल अलग कर दिए, सिस्टमैटिकली अरेंज कर, उनमें से तो जो थे वो रैंडमली ही पिक हो रहे थे, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेटर सेलेक्ट सैंपल ऑन द बेसिस ऑफ हिज जजमेंट, यहाँ पे जो है इन्वेस्टिगेटर अपने जजमेंट के हिसाब से सैंपल को कलेक्ट करता है, सेलेक्ट करता है, ठीक है ना। फॉलोइंग टेक्निक फॉल अंडर नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ये टेक्निक है जो नॉन रैंडम सैम्पलिंग के अंदर फॉल होती है। कौन कौन सी? पहली है जजमेंट सैम्पलिंग, दूसरा है कोटा सैम्पलिंग, और तीसरी है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है। देख लेते हैं ये क्या है। जजमेंट सैम्पलिंग की बात करते हैं। सिलेक्शन ऑफ सैंपल डिपेंड एक्सक्लूसिवली ऑन द जजमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर, जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसी की जजमेंट, वो अपने जजमेंट के हिसाब से ही सैंपल को सेलेक्ट करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज पर्पसिव और डेलिबरेट सैम्पलिंग, इसे हम पर्पसिव यानी किसी पर्पस के लिए जजमेंट किया हुआ सैम्पलिंग या डेलिबरेट सैम्पलिंग भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो इसका, इंटरव्यू। इंटरव्यू कैसा होता है? जब कोई इंटरव्यू होता है तो जो इंटरव्यूअर होता है वो अपने जजमेंट के हिसाब से सेलेक्ट करता है किसी भी कैंडिडेट को। इसके मेरिट्स होते हैं और डीमेरिट्स भी होते हैं। मेरिट्स ये हैं, यूजफुल वेयर पर्सनल जजमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर इज इंपॉर्टेंट, जहाँ पे इन्वेस्टिगेटर का पर्सनल जजमेंट इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे ये जो मेथड है बहुत यूजफुल आता है। वेयर स्मॉल साइज सैंपल इज टू बी ड्रॉन, जहाँ पे हमें स्मॉल साइज सैंपल जानने होते हैं उसके लिए ये बहुत सही है, क्योंकि लार्ज स्केल में इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता है, ठीक है। वेयर डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन इज रिक्वायर्ड, उस जगह पे भी ये मेथड काम आ जाता है जहाँ पे बहुत डिटेल्ड और बहुत बारीक नॉलेज हमें किसी भी चीज़ की चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं डीमेरिट्स क्या है। डीमेरिट्स हैं इसके, नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी सो डजंट गारंटी एक्यूरेसी, ये प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड नहीं होता है, इसलिए इसकी हमें एक्यूरेसी का भी गारंटी नहीं रहती है। सिलेक्शन ऑफ आइटम मे बी अफेक्टेड बाय पर्सनल बायस, अगर हम आइटम को सेलेक्ट कर रहे हैं वो पर्सनल बायस से अफेक्टेड होता है, इसके जजमेंट के हिसाब से, जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसके जजमेंट के हिसाब से अफेक्ट हो जाता है। कोटा सैम्पलिंग देते हैं। कोटा सैम्पलिंग क्या होता है? इसमें हम डिफरेंट ग्रुप बनाते हैं और डिफरेंट ग्रुप के लिए डिफरेंट नंबर असाइन कर देते हैं कि इसमें इतने लोग आएंगे, इसमें इतने लोग आएंगे, इसमें इतने लोग आएंगे, ठीक है ना। तो आइटम ऑफ पॉपुलेशन आर सब डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप एंड देन अ कोटा इज फिक्स्ड। एक कोटा मतलब होता है कि इतना तो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। सपोज अगर हम बात करें आपकी क्लास में, जब हम स्कूल में पढ़ते होंगे तो उसमें ना क्लासेस में सेक्शंस होते हैं, तो डिवाइड होता है एक क्लास 11th A, 11th B, 11th C, 11th D एंड सो ऑन। तो क्या होता है, पता होता है कि एक क्लास में कितने बच्चे उन्होंने भरने हैं या रखने हैं, तो उस हिसाब से वो लोग एक कोटा फिक्स करते हैं सेक्शन का, कि इतना अगर सेक्शन बड़ा हो गया तो हम इससे ज़्यादा इसमें क्लास में बच्चे नहीं भरेंगे, हम दूसरे क्लास में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। हालांकि कोटा हर चीज़ के लिए, हर ग्रुप के लिए अलग अलग होता है, लेकिन स्कूल्स में हमने जनरली देखा होगा कि क्लास में लगभग सेम ही बच्चे होते हैं, ठीक है ना। विच मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ आइटम टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप, ठीक है। कोटा मतलब कितने नंबर ऑफ आइटम सेलेक्ट होने हैं ईच ग्रुप से, वो फिक्स होता है। फिक्सिंग कोटा इज अ गेम ऑफ जजमेंट, फिक्सिंग कोटा भी एक गेम ऑफ जजमेंट है, तो ये भी हमारा क्या होता है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग में आ जाता है। मेरिट्स होते हैं, डीमेरिट्स भी होते हैं। मेरिट्स देख लो, प्रोवाइड्स सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट, रिजल्ट बड़े सही मिल जाते हैं। ईच पार्ट ऑफ पॉपुलेशन गेट रिप्रेजेंटेटिव, पॉपुलेशन का हर एक पार्ट रिप्रेजेंटेट हो जाता है बहुत इजीली, ठीक है ना। डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं। पर्सनल बायसेस में होता है क्योंकि जजमेंट इन्वॉल्व है। दूसरा, यूजफुल इन इन्वेस्टिगेटर, इफ इन्वेस्टिगेटर आर ट्रेंड तभी ये काम में आता है, यूज में आता है। आगे देखते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस का मतलब होता है कि मुझे जब सुविधाजनक होगा या मुझे जब सुविधा होगी, मुझे कंफर्टेबल होगा तो मैं सैंपल उठाऊंगा। सपोज इन दिस द इन्वेस्टिगेटर गिव स्पेशल अटेंशन टू हिज कन्वीनियंस, वो अपनी सुविधा को स्पेशल अटेंशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, टू एस्टिमेट एवरेज हाइट ऑफ इंडियंस, इफ इन्वेस्टिगेटर बिलोंग टू दिल्ली कैन टेक कन्वीनियंस सैंपल फ्रॉम द दिल्ली स्टेट ओनली। अगर मैं दिल्ली रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ और मुझे इंडियंस की एवरेज हाइट नापनी है, जाननी है, तो मैं क्या करूँगा, जो सैंपल लूँगा वो कहाँ से लूँगा, मोस्ट टू मोस्ट दिल्ली से, या दिल्ली के जो नियर बाई स्टेट है वहाँ से, उससे ज़्यादा दूर मैं नहीं जाऊँगा इस सैंपल के लिए।
तो मैं अपनी कन्वीनियंस देखूंगा, अपना सुविधा देखूंगा, अपनी सुविधा देखूंगा, तो मैं इसे कहता हूँ कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ये भी नॉन रैंडम होती है क्योंकि मैं अपनी कन्वीनियंस देख रहा हूँ, मैं रैंडमली कहीं भी जाके नहीं पिक कर रहा हूँ। दिस मेथड ऑफ सिलेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड चंक। इस मेथड ऑफ सिलेक्शन को हम क्या कहते हैं? चंक भी कहते हैं, ठीक है ना। मेरिट्स भी हैं इसके, डीमेरिट्स भी हैं, देख लेते हैं। यूजफुल व्हेन यूनिवर्स इज नॉट प्रॉपरली डिफाइंड, ठीक है ना। ये तब मेथड यूज में आता है जब यूनिवर्स प्रॉपरली डिफाइंड नहीं होता या पूरी पॉपुलेशन प्रॉपरली डिफाइंड नहीं होती है, ठीक है। अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग तरह का कल्चर नहीं होता है, वहाँ पे ये दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जहाँ पे अलग अलग तरह का कल्चर है, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह का खाना पीना है, वहाँ पे ये मेथड यूजफुल नहीं होता है। सेव्स टाइम्स, मनी एंड एफर्ट्स। इसमें हमारा टाइम, मनी और एफर्ट बहुत बचता है क्योंकि हम दूर जाते ही नहीं है ना। सैम्पल डीमेरिट देख लेते हैं। सैम्पल आइटम मे नॉट ट्रूली रिप्रेजेंट द यूनिवर्स। हो सकता है सैम्पल आइटम जो आपने उठाया दिल्ली से वो साउथ के लोगों पे अप्लाई ना होता हो। रिजल्ट ऑब्टेन्ड आर ऑफन लेस रिलायबल, और जो रिजल्ट हमें ऑब्टेन होते हैं वो ज़्यादा रिलायबल या ज़्यादा भरोसेमंद नहीं होते, ठीक है। तो ये तो था, हमने देख लिया नॉन रैंडम सैम्पलिंग। इसके अंदर तीन हमने टेक्निक देखी। एक तो हमने देखा जजमेंट सैम्पलिंग, दूसरा हमने देखा आपका कोटा सैम्पलिंग, और तीसरा देखा कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स ये भी हैं, ये भी आपको किसी बाहर बुक में शायद नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी एंड लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या कहता है? इट सेज कि अगर हम रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं और हम एक एडिक्वेट साइज, एडिक्वेट मतलब एक पर्याप्त साइज उठा रहे हैं पॉपुलेशन से, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसका जो सैंपल है वो पॉपुलेशन का ही सेम कैरेक्टरिस्टिक का हो, मतलब जो पॉपुलेशन का कैरेक्टर है वही उस सैंपल का भी कैरेक्टर हो, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लॉ सेज इफ रैंडम सैंपल ऑफ एडिक्वेट साइज इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन, it tend to possess the same characteristic as those of the population, ठीक है ना। लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर क्या होता है? ये कहता है कि जितना ज़्यादा सैंपल साइज आप लोगे उतना ज़्यादा अच्छे से ये रिप्रेजेंट करेगा पॉपुलेशन को, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एग्रीगेट और एवरेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लार्ज ग्रुप आर मोर स्टेबल देन द एग्रीगेट और एवरेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्मॉलर ग्रुप। यानी लार्ज सैंपल से अगर हम एग्रीगेट या एवरेज निकालते हैं उसका, वो मोर स्टेबल होता है देन एग्रीगेट और एवरेज ऑब्टेन फ्रॉम स्मॉलर ग्रुप्स, स्मॉलर सैंपल, ठीक है। मान लीजिए तीन, अगर हमने एक क्लास से तीन बच्चे उठाए और उनके हमने मार्क्स जानने चाहे, तो उनके मार्क्स सबके 20 हैं, तो आउट ऑफ 20 तो हम ये सोचेंगे कि पूरी क्लास के 20 आए हैं, जो कि गलत है। अगर हम क्लास के 1/3 या 2/3 1/3 या 1/4 बच्चों को हम इंटरव्यू करते हैं, उनसे पूछते हैं, 1/4 बच्चों का डेटा देखते हैं और उसका जो डेटा है उसका एवरेज निकालते हैं, तो शायद हमें क्लास के जो बच्चे हैं उनके मार्क्स के एवरेज पता लगे। एवरेज हमेशा बीच में होता है, मतलब अगर 50 है और 30 है तो 50 और 30 का एवरेज आएगा 40, तो ये होता है एवरेज। तो एवरेज उतना ज़्यादा एक्यूरेट आएगा जितना लार्ज नंबर ऑफ सैंपल आएगा। इन अदर वर्ड्स द लार्ज साइज ऑफ सैंपल मोर एक्यूरेट द रिजल्ट आर लाइकली टू बी। तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। स्टैटिस्टिकल एरर्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। स्टैटिस्टिकल एरर्स के बारे में हमें पीछे भी हमने कहीं पे देखा था। स्टैटिस्टिकल एरर कुछ होता है, क्या होता है, कभी कभी हम जब सैंपल कलेक्ट करते हैं कुछ एरर उसमें हो जाते हैं। देख लेते हैं कौन सा एरर होते हैं। कुछ सैम्पलिंग एरर होते हैं, कुछ नॉन सैम्पलिंग एरर होते हैं। उससे पहले देख लेते हैं स्टैटिस्टिकल एरर एग्जैक्टली क्या होता है। जब हमारे एक्चुअल जो हमने डेटा का कलेक्ट किया, जो हमने सैंपल उठाए थे, उसका हमने एक एस्टिमेट निकाला होगा कि यार हो सकता है कि सब लोग ऐसे ही हों। अगर एक कॉलोनी में 5 या 6 लोग बहुत रूड हैं तो हो सकता है कॉलोनी में सब लोग रूड हों, ठीक है ना। तो लेकिन जब हमने एक्चुअली सबको देखा, सबसे मिले, तो पता लगा कि वही 4 रूड थे और कोई रूड है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, स्टैटिस्टिकल एरर है हमारा। कौन सा स्टैटिस्टिकल एरर है? व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड आंसर एंड एक्चुअल आंसर, इट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल एरर। द डिफरेंस बिटवीन कलेक्टेड डेटा
एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ फैक्ट्स इज रेफर टू स्टैटिस्टिकल एरर। जो हमने डेटा कलेक्ट किया उसे उसमें से एस्टिमेट निकाला और एक्चुअल वैल्यू ऑफ फैक्ट उनमें दोनों में डिफरेंस आया तो उसे कहते हैं स्टैटिस्टिकल एरर। अब आगे देखते हैं, स्टैटिस्टिकल एरर दो तरह के होते हैं, सैम्पलिंग एरर एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। जब सैम्पलिंग एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन सैंपल एस्टिमेट एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, जब हम सैंपल जो हमने कलेक्ट किया है उसका एस्टिमेट निकालते हैं, उसका जो एस्टिमेट है डिफरेंट आता है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक से, उसे कहते हैं सैम्पलिंग एरर। ये कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, बायस्ड एरर एंड अनबायस्ड एरर। ऐसा एरर कब होता है, एरर ड्यू टू बायसनेस इन द सेलेक्टिंग सैंपल प्रोसेस। अगर हम सैंपल सेलेक्ट करते समय बायसनेस दिखाते हैं, अपने जजमेंट के हिसाब से या अपने हिसाब से सैंपल सेलेक्ट करते हैं, तो हो सकता है सैंपल और एक्चुअल फैक्ट में एरर दिख जाए। ठीक है ना। अनबायस्ड एरर मतलब एरर हमने बायस तो नहीं थे सैंपल सेलेक्ट करने में, बट एक्सीडेंटली हुआ ये कि हमने गलत सैंपल उठा लिया, तो उस समय भी सैंपल की वजह से ही एरर आता है। एरर अकर्ड एक्सीडेंटली नॉट ड्यू टू बायसनेस। इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, इसको करेक्ट कर सकते हैं हम सैंपल को बड़ा करके। सैंपल जितना बड़ा रखेंगे उससे ये चांसेस जो एक्सीडेंटली जो गलत आया सैंपल उसके चांस कम होते जाएंगे। ठीक है ना। ओके, नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है, ठीक है। नॉन सैम्पलिंग एरर होता है बाय वे ऑफ एरर इन डेटा एक्वायरिंग। डेटा एक्वायर करते समय हमने कोई गलती कर दी, लिखते समय गलती कर दी डेटा की इन्फॉर्मेशन, या हमने लिखते समय गलती कर दी इन आइटम की डेटा या आइटम का इन्फॉर्मेशन। नॉन रिस्पॉन्स एरर, या फिर हमें जो पॉपुलेशन है जिससे हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उसने रिस्पॉन्स ही नहीं किया, तो उस वजह से हमारा जो डेटा है वो गलत आया, या मेजरमेंट में हमने गलती कर दी। ठीक है ना, जब सैंपल ले रहे थे, डेटा कलेक्ट करते, तो डेटा कलेक्शन में हमने जो मेजरमेंट करनी थी, सपोज किसी का वेट लेना था पॉपुलेशन का, हमने वेट लेने में मेजरमेंट में गलती कर दी, तो ये सैम्पलिंग एरर नहीं है, ये अदर देन सैम्पलिंग एरर है। ठीक है, क्या इसको ठीक किया जा सकता है सैम्पलिंग एरर को? ऑब्वियसली ठीक किया जा सकता है। नॉन सैम्पलिंग एरर को ठीक नहीं किया जा सकता, आपको फिर से दोबारा से कंडक्ट करना पड़ेगा पूरा। ठीक है ना, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है। अब देख लेते हैं की पॉइंट्स, इसे समझ लीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ सैम्पलिंग एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग लार्जर सैंपल। जो सैम्पलिंग एरर है इसका हम जो मैग्नीट्यूड है वो कम कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ सैम्पलिंग एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग अ लार्ज सैंपल, बट अ नॉन सैम्पलिंग एरर कैन नॉट बी मिनिमाइज्ड इवन बाय टेकिंग अ लार्ज सैंपल। क्योंकि आपने तो क्या किया है, मेजरमेंट में गलती करी है, रिस्पॉन्स ही नहीं आया, तो लार्ज सैंपल लेके क्या करोगे, वो भी रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। डेटा एक्वायर करने में गलती करी है तो ज़्यादा डेटा लोगे, वो भी गलत लोगे, तो उसमें गलती कम नहीं हो सकती, एरर मिनिमाइज नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, ये देख लेते हैं, सेंसस ऑफ इंडिया एंड एनएसएसओ। व्हाट इज इट? सेंसस ऑफ इंडिया जो हमें बताता है इंडिया के पॉपुलेशन वगैरह उनकी डेटा बताता है। एनएसएसओ होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसको शॉर्ट में एनएसएस नेशनल सैंपल सर्वे भी कहते हैं। There are some agency both at national and state level to collect, process and tabulate the statistical data. नेशनल एंड स्टेट लेवल पे एजेंसीज होती हैं कुछ जो स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट करती हैं, प्रोसेस करती हैं और टैबुलेट करती हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ नेशनल एजेंसीज का नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स जिसे हम DGCIS भी कहते हैं, लेबर ब्यूरो एटसेट्रा। ऐसी बहुत सी एजेंसीज हैं और कुछ ऐसी एजेंसी स्टेट लेवल पे भी हैं। ठीक है ना, तो ये क्या करती हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट करती हैं, उन्हें प्रोसेस करती हैं और उनको टैबुलेट करके इंफॉर्मेशन देती है। सेंसस ऑफ इंडिया क्या काम करता है? जो मेन 11th क्लास में इंपॉर्टेंट है वो एक सेंसस ऑफ इंडिया है और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है। इन दोनों के बारे में ज़्यादा जिक्र हुआ है। सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड मोस्ट कंप्लीट एंड कंटिन्यूस डेमोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन। जो हमारा पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक रिकॉर्ड है उनका कंटिन्यूस और कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, कंटिन्यूस भी और कंप्लीट भी। ठीक है ना।
Census is being regularly conducted since 1881. 1881 से लेके आज तक सेंसस रेगुलरली कंडक्ट हो रहा है. Census officials collect information about size and density of population, sex ratio, literacy, migration, etc. तो इन सब चीज़ों का डेटा सेंसस ऑफिशियल्स कलेक्ट करते हैं. Then the census data is interpreted and analyzed to understand many economic and social issues in India. ठीक है, सेंसस डेटा को फिर इंटरप्रेट किया जाता है और एनालाइज किया जाता है ताकि हम इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज ऑफ इंडिया को जान पाएँ. कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग भूखे मर रहे हैं, कितने लोगों के पास खाना नहीं, तो उसको इंटरप्रेट किया जाता है, समझा जाता है और एनालाइज किया जाता है. ठीक है ना. नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस क्या है? It was established by government to conduct nationwide survey on socio-economic issues. इसको गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया था to conduct nationwide survey on social economic issues. Data collected by NSS यानी National Sample Survey are released through its quarterly journal सर्वेक्षण. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है. क्वार्टरली जर्नल, क्वार्टरली मतलब 3 महीने में एक बार एक जर्नल या फिर एक मेमोरेंडम निकलता है जिसमें नेशनल सैंपल सर्वे एक डेटा जो कलेक्ट किया है उसको रिलीज करता है कि क्या सोशो इकोनॉमिक इश्यूज हैं. हर क्वार्टर, मतलब क्वार्टर होता है 3 महीने का, तो हर क्वार्टर कुछ ना कुछ रिलीज होता है. इट प्रोवाइड पीरियडिक एस्टिमेट ऑफ लिटरेसी, स्कूल एनरोलमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, मैटरनिटी, चाइल्ड केयर एक्सेट्रा. इन सब चीज़ों में बताया ना सोशो इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में. तो एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट सोशो इकोनॉमिक इश्यूज हैं. मैटरनिटी, चाइल्ड केयर, स्कूल एनरोलमेंट, ये सब क्या है? सोशो इकोनॉमिक इश्यूज हैं. दीज इंफॉर्मेशन आर यूज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्लानिंग पर्पसेस. और ये सारी इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज करती है अपने प्लान्स बनाने के लिए पर्पसली. सोशो इकोनॉमिक अगर कंट्री डाउनग्रेड जा रही है, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज बढ़ रहे हैं तो उसको कम करेगी, उनको इम्प्रूव करेगी, डेवलप करेगी. इसी तरीके से नेशन एक डेवलपमेंट स्टेट की तरफ जाता है. ठीक है ना. ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. तो ये चैप्टर 2 भी पूरा कंप्लीट हो गया है. मेरे ख्याल से मैंने चैप्टर 2 में सब चीज़ें कवर कर दी हैं जो रिक्वायर्ड थी. शायद आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर 2 के, इसलिए मैंने कोई क्वेश्चन भी नहीं लिए. एंड थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग एंड स्टे ट्यून. हैव अ गुड डे.